नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सरस्वती गंगा में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो ये मेरा डायलॉग होता है, मेहनत से पढ़ रहे होंगे, इसलिए कहती हूँ कि आप मेहनत से ही पढ़ें, ठीक है। अपने प्रति ईमानदार बने, मेहनती बने, इसलिए मैं ये बोलती रहती हूँ, ठीक है। तो जैसा कि हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत उपसर्ग प्रत्यय पढ़ रहे थे, शब्द सामान्य हिंदी में शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग प्रत्यय पढ़ रहे थे, जिसमें से हम उपसर्ग पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको प्रत्यय स्टार्ट करूंगी पढ़ाना। आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों के दोनों शब्दांश होते हैं। शब्दांश का मतलब शब्द का अंश, यानी कि इनका अगर इन्हें अकेले छोड़ दिया जाए, अकेले इनको लिखा जाए तो इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। उपसर्ग का तो ये थोड़ा सा अर्थ निकल जाता है, यानी कि उपसर्ग का हम अगर अर्थ ढूंढें तो उसका अर्थ निकल जाता है, पर उसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता है। जब वो किसी मूल शब्द में जोड़ा जाता है तभी उसका कुछ अस्तित्व होता है, यानी कि वो किसी मूल शब्द में लग करके उसका अस्तित्व बन जाता है। प्रत्यय है तो प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, सिर्फ उसका एक स्वरूप है जिसको किसी मूल शब्द में जोड़ दिया जाता है और उस मूल शब्द का रूप परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये आप सभी जानते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, इसी में हम लोग ये सब पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए देर ना करते हुए, अच्छा एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ कि मैंने बहुत सारे पेपर नेट से डाउनलोड करके देखे हैं। तो कई सारे पेपरों में, यानी कि यूपी की कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें प्रत्यय उपसर्ग ना आया हो। यानी कि कहीं ना कहीं किसी किसी में मैंने देखा है कि 3-4 प्रश्न आए हैं, ठीक है, लेकिन किसी किसी पेपर में मैंने देखा है कम से कम 2 प्रश्न तो आए ही आए हैं। पूछा किस प्रकार से जाता है कि ये शब्द है और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो वो 4 ऑप्शन प्रत्यय का दिया हुआ होता है, उसमें से आपको छांटना होता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है जो इस शब्द में लगा हुआ है जिसके लिए प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है। या फिर 4 शब्द दिए हुए होते हैं, 4 शब्द प्रत्यय लगे हुए ऑप्शन में होते हैं और एक प्रत्यय होता है प्रश्न में। वो पूछता है कि यह प्रत्यय किस शब्द में लगा हुआ है, तो घुमा करके पूछ लेते हैं, ठीक है। दूसरा कि शब्द दे देते हैं, प्रत्यय लगा हुआ एक शब्द दे देते हैं और वो पूछते हैं कि यह कृत प्रत्यय है या फिर तद्धित प्रत्यय इस शब्द में लगा हुआ है, यानी कृदंत शब्द है ये या तद्धितांत शब्द है। कृदंत का मतलब जो क्रिया का शब्द हो, क्रिया से बना हुआ हो, उसमें कोई प्रत्यय लगा हुआ हो। और तद्धित का मतलब होता है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द जिसमें वह प्रत्यय लगा हुआ हो। तो वह एक प्रत्यय दे देता है और पूछता है यह कृत प्रत्यय में लगता है या तद्धित प्रत्यय में लगता है। बहुत कठिन होता है, ठीक है, लेकिन मैं आपकी सभी कठिनता को हल करने वाली हूँ, हर समस्या को हल करने। प्रत्यय आप बड़े आराम से समझ जाएंगे कि आखिर कौन सा प्रत्यय कहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो कैसे जानेंगे? जब हम उसके नियम को समझ पाएंगे तब, ठीक है। सबसे पहले किसी चीज को पढ़ने के लिए उसके नियम को पढ़ने की जरूरत होती है, नियम जानना जरूरी होता है। यदि हमें नियम का पता नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाते, तब ढूंढते रहो उसी में, ट्रिक से पढ़ते रहो, कुछ नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए पहले नियम जान लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक से ही पढ़ेंगे जो है कृदंत शब्द भी और तद्धितांत शब्द भी, कृदंत प्रत्यय भी और तद्धित प्रत्यय, ये सारे के सारे हम ट्रिक से पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। ये मैंने आपकी सुविधा के अनुसार लिख रखा है, आपका मन करेगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। वैसे मैंने आपके लिए ही लिखा हुआ है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ये देखिए, वह शब्दांश यानी कि प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं, सफिक्स पढ़ रहे हैं हम, और इसकी परिभाषा है कि वह शब्दांश, शब्दांश का मतलब शब्द के अंश, ठीक है, जो किसी शब्द के अंत में लगकर उनका रूप परिवर्तित कर देते हैं। कहाँ लगते हैं? ये शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है। और उस कोई मूल शब्द होता है उसके अंत में लग जाते हैं, चाहे क्रिया हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो, ठीक है।
उसमें लग जाते हैं और फिर उनका रूप परिवर्तित कर देते हैं। कैसे करते हैं हम पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक है। तो उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। अब प्रत्यय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, तो देखिए प्रति प्लस अय, प्रति प्लस अय बराबर प्रत्यय होता है। अब कैसे होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए प्रति है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ई बराबर या होता है। ये मैंने बताया है जब मैं वर्णमाला पढ़ा रही थी, वहां पर मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। अगर आपने वर्णमाला नहीं देखा है तो आप वर्णमाला का वीडियो ओपन करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, ठीक है। तो ई की मात्रा जहां होती है उससे या बनता है, और कौन सा वाला बनता है, हलंत वाला या, ठीक है। अब दूसरा क्या है, आय है, तो इस आ को हम यहाँ पर लगा देंगे, यानी प्लस में क्या है, आ है और या है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ई बराबर या हो गया तो ता का क्या हुआ, किसी भी वर्ण में से, किसी भी व्यंजन में से जैसे ही हम लगी हुई मात्रा को, उस व्यंजन पर जो मात्रा लगी हुई है उसको निकाल लेंगे, तुरंत के तुरंत वह व्यंजन आधा हो जाएगा, हल वर्ण हो जाएगा। व्यंजन को हल वर्ण कहा जाता है, ठीक है। हल वर्ण कब होता है, जब उसमें से हम ऐ को निकाल लेते हैं, छोटा ऐ उसमें छुपा हुआ होता है। तो इस तय में कौन सी मात्रा छुपा हुआ, कौन सा मात्रा लगा हुआ है, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। व्यंजनों का स्वरों के बिना कुछ अस्तित्व नहीं है, ये आधे होते हैं, हल होते हैं, हल वर्ण कहा जाता है इनको, ठीक है। अब हमने जब छोटी ई को निकाल लिया हमने, छोटी ई से या बन गया हल वाला आधा, तो तय हो गया आधा, ठीक है। यानी ई से या बना आधा और तय जो है ये आधा हो गया। तो अब ये तय आधा हो गया, ई से या बन गया, तो बचा क्या, ये यही तो आएगा, ठीक है ना। अब हम इसमें अय जो है इसको जोड़ देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, यानी कि या में आ जो है छोटा वाला वो समाहित हो जाएगा, तो या जो है ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो है इसका तो हमें कुछ करना नहीं, हमें तो बीच वाले को करना था ना, ठीक है। तो बीच का हमने कर लिया, ये हो गया। अब क्या बचा, प्रय हमने यहाँ लिख दिया, और फिर यहाँ या था, ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या बन गया, ये प्रत्यय बन गया। ये आ गया समझ में। अच्छा, अब चलिए, अब प्रति का अर्थ क्या होता, शाब्दिक अर्थ जानेंगे हम, वो तो संधि विच्छेद पढ़ा रही थी मैं आपको, ठीक है। प्रति का अर्थ होता है साथ में या के साथ, साथ में या के साथ, यानी आगे आगे कोई चल रहा है, उसके साथ कोई चल रहा है, उंगली पकड़ के, है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो उंगली पकड़ के चलते हैं। बच्चे क्या होते हैं, माँ बाप के अंश होते हैं, है ना, माँ बाप के ही अंश होते हैं, बाद में वह भी बड़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो प्रत्यय है वो बड़ा होने वाला नहीं है, प्रत्यय उतना ही बड़ा रहेगा जितना बड़ा है, यानी कि उसको हमेशा हमेशा पीछे ही चलना है, आगे नहीं चलना है। बच्चे तो बड़े होकर के आगे भी चलते हैं, माँ बाप की उंगली पकड़ करके, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी उंगली पकड़ के आगे आगे चलते हैं, है ना, कि यहाँ से वहाँ ले जाने में मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे रहता है, ठीक है, एकदम बाद में लगता है। तो प्रति का अर्थ होता है साथ में या के साथ, और आय का अर्थ होता है चलने वाला, यानी किसी भी मूल शब्द के साथ में चलने वाला, वो होता है प्रत्यय, ठीक है। अब आगे समझ में। अब चलिए देख लेते हैं इसके कुछ नियम हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि यदि नियम नहीं पढ़ेंगे तो प्रत्यय ऐसे ही पढ़ते चले जाओ, आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, कि क्या कौन सा प्रत्यय इसमें लगा हुआ, क्योंकि 2-3 प्रत्यय एक जैसे ही हैं पर उसमें बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। तो पहले नियम जान लेते हैं। नियम है ये हमारा नंबर 1, मूल शब्द में एक प्रत्यय केवल एक ही बार जोड़ा जा सकता है। उपसर्ग आपने देखा होगा कि उपसर्ग 2 भी जुड़ते हैं, ठीक है, उपसर्ग जो है वो 2 भी जुड़ते हैं। पहले शुरुआत में ही 2 जुड़ जाते हैं, मैं बताऊंगी आपको कि 2 कैसे जुड़ जाते हैं। उपसर्ग 2 जुड़ जाते हैं एक साथ, ठीक है, किसी मूल शब्द में 2 उसका उपसर्ग जुड़ जाते हैं। जैसे मैं व्याकरण की बात करूं, ठीक है, या प्रत्युपकार की बात करूं, तो इन सब में दो उपसर्ग जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन प्रत्यय जो होता है
ये एक ही जुड़ता है किसी मूल शब्द में, इतना ध्यान रखिएगा। वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखिए, मूल शब्द में एक प्रत्यय केवल एक बार जोड़ा जाता है। जैसे इन शब्दों में ये जो इतने मैंने शब्द दे रखे हैं ना, इनमें दो दो प्रत्यय हैं। इनके इन शब्दों के लिए दो दो प्रत्यय हैं, बने हुए हैं, लेकिन हम एक बार में सिर्फ एक ही लगा सकते हैं। या तो हम इसको लगाएंगे तब यह क्या हो जाएगा, सौंदर्य हो जाएगा। ठीक है, यदि हम या को लगाएंगे तब ये सौंदर्य हो जाएगा, और यदि हम ता को लगाएंगे तब यह सुंदरता हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार में हम सिर्फ एक ही लगा सकते हैं। अब इसमें अगर हम ता लगाएंगे, कहीं आपने ऐसा लिखा हुआ देखा है क्या, सौंदर्यता, ऐसे कहीं देखा है? नहीं देखा होगा। ये बिल्कुल गलत शब्द है। अगर ये ऑप्शन में मिलता है आपको तो बिल्कुल कट कर दीजिएगा, ये एकदम गलत है, सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें या तो ऑटोमेटिक पहले से ही लगा है, फिर दूसरा भी, दो प्रत्यय कभी एक साथ नहीं आते, याद रखिएगा। अगर ऐसे कहीं मिल जाते हैं उनको गलत समझिएगा, बिल्कुल गलत होता है 100%। अब जैसे पूजा है, पूजा में हम या भी जोड़ सकते हैं, अनिय भी जोड़ सकते हैं। देखिए, जैसे पूजा में अगर या जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पूज्य हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं इसको विस्तार से जब पढ़ाऊंगी तो ये रे कैसे हो गया, यहाँ दो मात्रा कैसे आ गया, ठीक है, ये आधा कैसे हो गया, ये सब मैं बताऊंगी। अभी मैं नियम बता रही हूँ तो यहाँ पर मैं बस ऐसे ही बता देती हूँ। जब मैं इसको ले करके आऊँगी अगले वीडियो में तब वहाँ पर बताऊँगी कि ये आधा क्यों हो जाता है, यहाँ दो मात्रा क्यों हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ हम पढ़ लेंगे। अब देख लीजिए बस ऐसे ही, पूजा में या जोड़ा तो पूज्य हो गया, और पूजा में अनिय जोड़ा तो पूजनीय हो गया, पूजनीय। ठीक है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी शब्द है, पूजनीय या पूज्य। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे पूज्यनीय, तो जानते हैं क्या होगा, इसमें या भी जुड़ रहा और अनीय भी जुड़ रहा, यानी कि ये प्रत्यय भी जुड़ रहा, या और अनीय दोनों प्रत्यय इसमें जुड़ रहे हैं। अब आप बताइए क्या ये सही है? नहीं सही है ना, इसलिए पूजनीय कभी सही नहीं होता, पूजनीय हमेशा गलत होता है। ठीक है, ऑप्शन में जब भी मिले तो इसे गलत ही काट देना। सही होता है पूजनीय या फिर पूज्य, इस तरीके से मिल जाए वो बिल्कुल सही, 100% सही, ये भी 100% सही, और ये अगर मिल जाए तो 100% गलत, बिल्कुल रॉन्ग। ठीक है, ये हो गया। अब एक और ले रखा है मैंने, ये कठिन कठिन कुछ ऐसे शब्द थे तो मैंने उनको रख लिया, ये परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी, कई सारी परीक्षा में पूछे गए हैं तो इसलिए मैंने इनको रख लिया है। ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं तो मैंने कही कि आपको हेल्प मिल जाएगी कुछ। तो ये जैसे स्वतंत्र लिखा हुआ है, स्वतंत्र में या प्रत्यय भी जुड़ता है और ता भी जुड़ता है, लेकिन एक बार में एक ही जुड़ता है। ठीक है, तो जैसे स्वतंत्र में या जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, ये स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य जो है वो आधा हो जाएगा। किस कारण से होगा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इस चीज को, यहाँ पर मैं ऐसे ही बता देती हूँ। स्वतंत्र आधा, त्रय आधा हो जाएगा। ठीक है, और यदि ता जोड़ेंगे तब बिल्कुल सिंपल है, स्वतंत्रता, है ना, जब ता जोड़ेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, हो जाएगा स्वतंत्रता। ठीक है, ये क्या बन गया, भाववाचक विशेषण बने हुए हैं सारे के सारे, सौंदर्य, सुंदरता, ठीक है, पूज्य, पूजनीय, स्वातंत्र, स्वतंत्रता, ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसमें हम दोनों जोड़ सकते हैं क्या एक साथ। अगर इसमें स्वातंत्र लिखा हुआ है, यहाँ ता लगा दें तो क्या ये सही होगा? नहीं सही होगा, है ना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दो प्रत्यय एक साथ नहीं आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये समझ में आपको आ गया होगा। अब नियम है दूसरा, ये पहला नियम था, ठीक है, कि मतलब दो दो प्रत्यय होते हैं तो क्या हम दोनों को एक साथ लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ये समझाने का, इसको समझाने का मतलब ये था। अब दूसरा नियम है इसमें, शब्दों में या, व, ई प्रत्यय को जोड़ते समय शब्दों के स्वरूप में होने वाली ध्वनि परिवर्तन का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इनका उच्चारण ही अलग हो जाता है। ठीक है,
जैसे देखो वा का बताती हूं मैं पहले। वा है, जैसे बह लिखा हुआ है, ठीक है, वह क्या है, बहना, 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 पानी बहना, दूध बहना, कुछ भी जो भी बह रहा हो, है ना, द्रव पदार्थ बहते ही हैं। तो मतलब बहन बह क्या है, ये धातु है, क्रिया का मूल रूप है। इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्रिया बन गया, बहना हो गया। अब इस बह में, बह धातु में हम जब वा को जोड़ेंगे तब ये क्या हो जाएगा, बहाव। अब भाव क्या है, भाववाचक विशेषण है, ठीक है, भाववाचक विशेषण बन गया ये। हम विशेषण नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं बता रही हूं कि ये विशेषण है, भाववाचक विशेषण, ठीक है। अच्छा सुनिए, भाववाचक संज्ञा, सॉरी, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, बहाव, मैं कहीं गलत बोल जाती हूँ। तो ये बहाव जो है ये भाववाचक संज्ञा है, और ये आव प्रत्यय जुड़ गया यहाँ पे। ठहर जो है, ठहर, ठहर एक क्रिया है, ठहरना, रुकना, ठहरना माने रुकना, ठीक है। यह मूल है, इसका मूल शब्द है, धातु है ये, और इसमें वा जोड़ दिया हमने, क्या हो गया, ठहराव हो गया, ठीक है। घूम, घूमना, घूमना जो होता है क्रिया है ये, ठीक है, लेकिन ये मूल शब्द है, धातु है, इसमें हमने वा जोड़ दिया, हो गया घुमाओ। झुक, झुकना क्या है, क्रिया है, झुक में हमने आव जोड़ दिया, वा जोड़ दिया, ये हो गया झुकाओ, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा। तो ये वा है, इसको हम ऐसे ही उच्चारित करेंगे, इसी तरीके से हम इसको जो है इसमें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। अब है या को हम कैसे जोड़ें, देखिए, जैसे सह, सहना क्रिया है, इसमें मूल जो धातु है वो है सह, सह जो है ये मूल धातु है, ठीक है, किसी चीज को बर्दाश्त करना, सहना होता है ना। तो इसमें जब हम या प्रत्यय जोड़ेंगे तब ये क्या हो जाएगा, सहाय, सहाय माने मदद करना, ठीक है। अब देना क्रिया है, इसका जो मूल धातु है वो है दा, दा माने देना, ठीक है, ये मूल धातु है। इसमें हम या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दे, दे माने देने योग्य, दे का मतलब देने योग्य, ठीक है। ये गाना जो है क्रिया है, गा धातु है, इसमें या जोड़ दिया, हो गया गे, गे का मतलब गाने योग्य, ठीक है। पीना क्रिया है, पी धातु है, और इसमें या जोड़ दिया, हो गया पे, पे का मतलब पीने योग्य, ठीक है, आ गया समझ में। अब ये बता रही हूँ, ये नियम के अंतर्गत है कि किसको कैसे इसको जोड़ें और कैसे इसको उच्चारित करें, ठीक है, ध्वनि परिवर्तन। अब ई प्रत्यय के बारे में कह रहा है कि ई प्रत्यय को जोड़ते समय शब्दों के स्वरूप में जो परिवर्तन होता है, उसमें जो ध्वनि का विकार होता है उस पर ध्यान रखना है। तो देखिए, ई का हम देख लेते हैं, त्याग प्लस ई बराबर त्यागी, है ना, त्याग प्लस ई बराबर त्यागी, यहाँ ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, समझ पाएंगे, कहेंगे त्यागी तो एक शब्द होता है, एक जाति होती है, इसमें प्रत्यय कहाँ जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। त्याग एक मूल शब्द है, ठीक है, कहते हैं ना त्याग करना, तो इसमें जब हम ई जोड़ेंगे तब ये होगा त्यागी, यानी जो सारी चीजों का त्याग कर देता है उसे त्यागी कहते हैं, ठीक है। जैसे पहाड़ जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, तो इसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है, पहाड़ी, पहाड़ी हो जाएगा। उसके बाद रस, रस में ई जोड़ेंगे तो रस्सी हो जाएगा, खेत में ई जोड़ेंगे खेती हो जाएगा, सब में ई जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उच्चारण तो अपने आप ही चेंज हो जाता है। अब तीसरा नियम है कि विशेषणों में इक प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है। विशेषण शब्द होते हैं, उसमें इक प्रत्यय जोड़कर, इक जो है, ये जो इक प्रत्यय है, आ प्रत्यय है और या प्रत्यय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इन तीनों का अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इन्हीं में से शब्द पूछे जाते हैं। अभी देखिएगा इक कितना इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा। तो विशेषणों से में एक प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है, उसका क्या नियम है कि यदि मूल शब्द के आरंभिक अक्षर में, मूल शब्द के आरंभिक अक्षर में, मूल शब्द कहाँ है, ये है मूल शब्द, व्यापार, व्यापार मूल शब्द है, परलोक मूल शब्द है, ठीक है ना, मूल शब्द है। अब इसमें इक जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा अभी देखते हैं। यदि मूल शब्द के आरंभिक अक्षर में आ स्वर हो तो उसका रूप नहीं बदलेगा। आरंभिक अक्षर में देखिए, मूल शब्द ये है व्यापार, ये मूल शब्द है, इस ये कह रहा है कि आरंभिक अक्षर में यदि बड़ा आ का मात्रा है, यहाँ पर ये देखिए या पर आ का डंडा लगा है ना, तो ये आरंभिक अक्षर है, इस पे बड़ा आ का मात्रा लगा हुआ है, तब क्या कह रहा है
कि यदि आ स्वर हो, बड़ा वाला आ स्वर हो, तो उसका रूप नहीं बदलेगा। रूप नहीं बदलेगा यानी कि यहाँ नहीं बदलाव नहीं होगा। आ का डंडा जहाँ लगा है वहाँ बदलाव नहीं होगा, नहीं तो होता है। अभी दूसरे में देख लेते हैं, नहीं होगा तो क्या होगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो भी प्रत्यय होता है उस प्रत्यय के अनुसार मूल शब्द को परिवर्तित होना पड़ता है। यानी कि प्रत्यय जैसी मांग करता है वैसे ही मूल शब्द को अपना रूप बदल देना पड़ता है। एक नियम है इसका, ठीक है। प्रत्यय कभी नहीं बदलता, जैसा का तैसा रहता है। तो जैसे व्यापार लिखा है, इसमें हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया, तब ये क्या हो गया, व्यापारिक। यानी कि यहाँ जो था, यहाँ जो परिवर्तन होना था वो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ बड़ा आ का मात्रा था आरंभिक में, आरंभ में, ठीक है। बड़ा आ का मात्रा था, इसलिए व्यापारिक लिखा गया। यानी कि रे पे छोटी की मात्रा आ गई और क व्यापारिक हो गया। अब दूसरा नियम देखिए इसका, क्या पढ़ रहे हैं हम। यदि विशेषणों में एक प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाना हो तब क्या करना होगा, ये पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो पहला आपने देख लिया कि यदि आ स्वर आए मूल शब्द में आ स्वर आए तो उसका रूप नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ नहीं बदला ना, आ का मात्रा है तो व्यापारिक ही लिख गया। यहाँ तो बदलाव हो गया क्योंकि छोटी थी तो रे पे छोटी की मात्रा आनी ही थी, है ना। लेकिन यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि बदलाव होता है। लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बड़ा आ का मात्रा लगा हुआ था, इसलिए बदलाव नहीं हुआ, व्यापारिक ही लिख दिया गया। अब देखिए दूसरा नियम क्या है इसका। यदि मूल शब्द के आरंभिक अक्षर में आ यानी बड़ा स्वर ना हो तो उसका रूप दो जगह पर बदलेगा, परिवर्तित होगा। दो जगह पर परिवर्तित होगा, कहाँ कहाँ, परलोक लिखा हुआ है। लेकिन जब हम इसे इक में मिलाएंगे तो जो इक है, ई की वजह से यहाँ भी परिवर्तित होगा। यानी कि ये छोटी है तो वो उसको पहले वाले वर्ण को बड़ा बना देगी। मूल शब्द का जो आरंभिक अक्षर है उसको बड़ा बना देगी, यानी कि पार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर छोटा है, इसको भी बड़ा बना देगी तो लौकिक हो जाएगा, लौ हो जाएगा। जहाँ लो लिखा है वहाँ लौ हो जाएगा, औ का मात्रा आ जाएगा बड़ा वाला। और यहाँ छोटा आ छुपा हुआ है आरंभिक अक्षर में तो यहाँ पर बड़ा आ जाएगा। ये देखिए कैसे इक जोड़ेंगे तब पार बड़ा आ गया, और यहाँ पर छोटा था लोक, यहाँ लौ हो गया लौकिक, पार लौकिक। अब आ गया समझ में, ये किसके साथ होगा, इक प्रत्यय जब जुड़ेगा तब। यदि एक प्रत्यय जुड़ता है किसी मूल शब्द में तो उस मूल शब्द में यदि आरंभिक अक्षर में बड़ा का मात्रा है तो वह उसका रूप वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन सिर्फ ई को जोड़ने के लिए होगा बस, ठीक है। यानी ई यहाँ था तो ये रे के ऊपर आ गया और जैसा का तैसा लिख दिया गया। लेकिन यदि प्रारंभिक अक्षर में आ नहीं है, सिर्फ छोटा आ छुपा हुआ है, तो इक की वजह से यानी छोटी ई जो है इन दोनों को बड़ा कर देगी। यानी कि जो छोटे छोटे इस पे मात्राएं हैं उनको बड़ा कर देगी। यानी पै पर आ बड़ा आ का मात्रा आ जाएगा, लो पर औ का मात्रा यानी डबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पारलौकिक, ठीक है। इसके बाद जब हम बाद में फिर पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब नंबर 3, नियम नंबर 4, 3 हमने पढ़ लिया। नियम नंबर 4 क्या है कि प्रत्यय की कभी संधि नहीं होती। ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। प्रत्यय की कभी संधि नहीं होती। संधि का मतलब होता है कि जब हम संधि पढ़ रहे होते हैं, संधि कर रहे होते हैं, तब वहां पर हम प्लस लगा करके पीछे वाले का भी रूप यानी कि जो प्लस के बाद होता है उसका भी रूप परिवर्तित कर देते हैं और पहले वाले का भी रूप परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन जब हम प्रत्यय जोड़ रहे होते हैं तब वहां पर रूप परिवर्तित नहीं होता। प्रत्यय के हिसाब से मूल शब्द को परिवर्तित होना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ना उपसर्ग का कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ना प्रत्यय का कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है।
ठीक है, दोनों के दोनों शब्द के अंश हैं बस, और कुछ नहीं है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उपसर्ग का अपना कोई अर्थ होता है, अस्तित्व तो नहीं होता है। ठीक है, अकेला कहीं ये किसी वाक्य में प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक है, अकेला इसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, सिर्फ ये किसी शब्द के पीछे लग करके उसके रूप में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो ये नियम थे। अगर आपको नियम पता हो गया तो जान लीजिए कि आपने प्रत्यय पढ़ लिया। अब आप कहेंगे मैम इतने से ही थोड़ी ना है प्रत्यय, प्रत्यय तो बहुत सारे हैं। वो मैं सरल हैं, जो कठिन थे उनको मैंने यही बता दिया है। फिर भी इन कठिन वालों का यहाँ तो मैं नियम बता रही थी, 2-1 उदाहरण दे दिए हैं। मैं कई सारे उदाहरण लेकर के आपको 2-2, 3-3 प्रत्यय लेकर के एक वीडियो बनाऊंगी जो कठिन हैं। जो नॉर्मल हैं उनको तो आप जानते ही हो, जैसे दयालु, दया में आलू जोड़ दिया, दयालु हो गया, कृपालु हो गया, ये तो आप जानते ही हैं, इनको तो बताना नहीं है। जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं उन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेहनत करके पढ़ लीजिए, हर चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो कुछ मैं पढ़ाती हूँ वो मैं पिछले पेपर, जैसे पिछले जो परीक्षाएं हुई हैं, एग्जाम हुए हैं, उनके बेस पर पढ़ाती हूँ कि उनमें क्या पूछा जाता है। ठीक है, और जो शब्द उनमें पूछे जाते हैं ज़्यादा 20 दशक में मैंने देखे हैं, तो उन्हीं को मैं अपनी वीडियो में सम्मिलित करती हूँ। तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। खूब शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि मेरा पढ़ाना ठीक लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तब पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।